नमस्कार दोस्तों। बहुत ही मेहनत करके लगाए गए हमारे टमाटर के बीज जब पौधों में परिवर्तित होते हैं और धीरे धीरे उन पे फल आने लगते हैं तो एक उम्मीद की किरण दिखती है। लेकिन ये क्या, जैसे ही हमारे टमाटर के फल साइज में आकार में बढ़ने लगते हैं, इनके नीचे आप देखेंगे कई बार ऐसा आपने महसूस किया होगा कि काले धब्बे और ये कुछ सड़ा हुआ सा हिस्सा आपको नज़र आता है कि जैसे ये देखिए, आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह के निशान आपको प्रतीत होंगे। और इस बीमारी को हम ब्लॉसम एंड रॉट के नाम से या शॉर्ट में BER के नाम से जानते हैं। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम बातें करते हैं कि ब्लॉसम एंड रॉट क्यों होता है और इसको कैसे उपचार किया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी फसल तैयार हो चुकी है। आप बहुत सारे टमाटर इन पौधों पे देख रहे हैं। इनका आकार भी इस वक्त बढ़ना शुरू हो चुका है और बहुत ही शीघ्र हमें लगने लगा है कि ये टमाटर अब पक के तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो पौधे हम ग्रो बैग्स में या किसी प्रकार के गमलों में लगाते हैं, उनमें हमें ये ब्लॉसम एंड रॉट की समस्या अधिक देखने को मिलती है। अब बात करें कि इसके मुख्य कारण क्या हैं ब्लॉसम एंड रॉट के, तो एक तो कैल्शियम की कमी और दूसरा इनकंसिस्टेंट वाटरिंग, यानी एक प्रॉपर मात्रा में पानी को पौधों में नहीं दिया जाना, कभी बहुत अधिक या कभी बहुत कम। और अगर थोड़ा सा भी फ़र्क हम पानी की मात्रा में कर देते हैं तो उससे ये ब्लॉसम एंड रॉट की समस्या होने की पूरी संभावना रहती है। अब एक मुख्य सवाल है कि अब पानी कितना दिया जाए। ये देखिए, आप यहाँ पे तो ये ज़मीन आपको बहुत सूखी नज़र आ रही है, तो या तो आपके पानी की कमी के कारण ब्लॉसम एंड रॉट हो सकता है, या आपने अत्यधिक पानी अगर अपने पौधों को दे देते हैं, वो भी हमें ब्लॉसम एंड रॉट की समस्या उत्पन्न कर सकता है। अब ये तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि क्या मैंने पानी ज़्यादा दिया है या पानी कम। तो इसका एक मूल मंत्र है कि आप पानी धीरे दीजिए और पानी गहराई तक दीजिए। इसके लिए किसी प्रकार की हॉज या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सबसे बेहतर तरीका है, जिसमें पानी एक साथ बड़ी मात्रा में नहीं जाके धीरे धीरे बूंद बूंद करके गहराई तक, जड़ों तक पहुंच पा रहा है। दूसरा मुख्य कारण जो ब्लॉसम एंड रॉट होने का होता है कि हम अपने पौधों की अक्सर गुड़ाई करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, और उस खोदते वक्त हम ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं, तो जहाँ हमारे पौधे की जड़ें हैं उनके कट जाने के, उनके डैमेज हो जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रूनिंग हल्की करें। कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण ब्लॉसम एंड रॉट होने का जो एक और मुख्य कारण है, अगर हम पौधों को बहुत ही ज़्यादा एसिडिक सॉइल में लगा देते हैं, ये देख पा रहे हैं आप, तो वो भी हमें एक बहुत बड़ा कारण बनती है ब्लॉसम एंड रॉट होने का। कैल्शियम अपटेक कम हो जाता है उसमें। इसके अलावा बहुत अधिक अगर बारिश किसी क्षेत्र में हो रही है, ओवर इरीगेशन हो पा रहा है उसकी वजह से, या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इन सब कारणों से ब्लॉसम एंड रॉट की समस्या हमारे सामने आती है और हमारी तैयार देखिए कितनी खूबसूरत फसल आपको ख़राब होती हुई नज़र आने लगती है। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनके कारण ये बीमारी होती है। वैसे एक बार अगर आपके पौधों में ब्लॉसम एंड रॉट हो जाता है तो उसको रिवर्स कर पाना बहुत ही कठिन होता है। तो हम प्रिवेंशन ही इसका एक बेटर तरीका है कि ये नहीं हो पौधों में। तो इसके लिए जो मुख्य बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए वो हैं कि हम सॉइल की टेस्टिंग कराएं, कहीं ज़्यादा एसिडिक तो नहीं है। उसकी पीएच वैल्यू है जो 6 से 6.5 के बीच में, 6 to 6.5 के बीच में होनी चाहिए। इसका बेहतर उपाय है कि हम पौधे लगाने से 2-4 महीने पहले अगर थोड़ा सा चूना उसमें मिट्टी में मिक्स कर देते हैं तो वो मेंटेन रखती है कैल्शियम को। इसके अलावा हम बोन मील अप्लाई कर सकते हैं, जिप्सम अप्लाई कर सकते हैं अपने पौधों में, वो ज़मीन की क्वालिटी के अनुसार, उसकी पीएच अपनी कितनी है उसको देख के। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र है वो भी हम सॉइल टेस्टिंग के बाद में तय कर सकते हैं। बहुत अधिक मात्रा में तो फर्टिलाइज़र हमें डालना ही नहीं चाहिए, और हाई नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स, जिन फर्टिलाइज़रों में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा फॉलिएज को बढ़ावा देती है, वेजिटेटिव ग्रोथ जो ग्रीन ग्रोथ है उसको ज़्यादा बढ़ावा देती है, तो कैल्शियम अपटेक जिससे कम हो जाता है। तो हमें हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि सॉइल का मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। हमें कम से कम, जैसे प्लांट जब ग्रोइंग सीजन होता है उसका, तो 1 इंच की नमी हमेशा उस ज़मीन में, मिट्टी में बनी रहनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पानी देना चाहिए। मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए मल्चिंग एक बहुत अच्छा उपाय है। मल्च में हम सूखी घास, लकड़ी का बुरादा, पेपर की कटिंग्स या कुछ भी ये चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें अगर हम अपने पौधों के आसपास डाल देते हैं तो ह्यूमिडिटी जो है ज़मीन की वो मेंटेन रखती है और उससे कैल्शियम अपटेक पे असर नहीं पड़ता।
और ब्लॉसम एंड रॉट से बचा जा सकता है। जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ हमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी हम ज़मीन स्टार्ट करें बीजारोपण के वक्त, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हो। प्लांटेशन से पहले ज़मीन थोड़ी सी वार्म टेम्परेचर पे आ जाए, जब भी हमें उसमें बीज डालने चाहिए। इसके अलावा जो एक चीज़ हमने पहले भी चर्चा की थी कि हम अपने पौधों की जब गुड़ाई करते हैं और ख़ास तौर पे जब उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए, फ्रूट्स अपीयर होने शुरू हो जाए, तो हम गुड़ाई बहुत सावधानी पूर्वक करें ताकि, और बहुत हल्की करें, सिर्फ वीड्स को रिमूव करें ताकि हम ये जो ब्लॉसम एंड रॉट की बीमारी है उसको होने से बचा सके। जड़ों में नुकसान होने के बाद संभावना रहती है कि कैल्शियम अपटेक कम हो जाएगा और हमारे पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा कई वैरायटीज़ ऐसी हैं जो टमाटरों की जो इस बीमारी को होने से बचाती है। तो हम जो बीज की क्वालिटी या वैरायटी जब सेलेक्ट करें तो इस अच्छी क्वालिटीज़ के बीज सेलेक्ट करें जिससे हम इस ब्लॉसम एंड रॉट से बच सकें। अब जब एक बार हमारे पौधों में ब्लॉसम एंड रॉट हो चुका है तो क्या वो भी ठीक किया जा सकता है? हाँ, हम कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे पहला कदम है कि जैसे ही हमें बीमारी नज़र आए हम उन सभी अफेक्टेड जितने भी ये फल हैं उनको हटा दें। क्योंकि ऐसा हम इसलिए करते हैं कि ये रिपेयर भी नहीं हो सकते, रीग्रो भी नहीं हो सकते, और इनको नहीं हटाएंगे तो इसके अंदर जो डैमेज पार्ट है वहाँ से फंगस बैक्टीरिया एंटर होने का चांस रहता है और हमारे पौधों का ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। दूसरा जो हम तरीका अपना सकते हैं वो है कि हम पाउडर्ड मिल्क को मिला के पानी में अगर पौधों में दें तो वो एक अच्छा उपाय है। वैसे तो कैल्शियम के लिए हम अंडों के छिलके भी अपने उसमें डाल सकते हैं, लेकिन उससे कैल्शियम अपटेक, क्योंकि एक बार कैल्शियम की कमी हो चुकी है तो अपटेक बहुत तेज़ी से हो नहीं पाएगा। तो ये दूध का जो पानी है वो बहुत ही जल्दी हमें पौधों में कैल्शियम पहुंचाने के लिए कारगर साबित होता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर चूना डालना, अब लाइमस्टोन डालना कोई बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता है, क्योंकि लाइमस्टोन जब भी ज़्यादा मददगार होता है जब हमारी सॉइल की पीएच के साथ कोई प्रॉब्लम हो। तो दूध का पानी सबसे बेहतर विकल्प नज़र आता है कैल्शियम को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा ये एंटी एसिड टैबलेट्स जो हमारे सबके घर पे आसानी से मिल जाती हैं, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो हमारे कैल्शियम की अपटेक को एकदम बढ़ा सकती है। तो इसको हम किस तरह उपयोग करें, इसके लिए हम एक एंटी एसिड टैबलेट लें, उसका हम पाउडर बना लें और फिर किसी स्प्रेयर के अंदर 1 गैलन पानी के साथ उसको मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसका छिड़काव जो है जड़ों में और पत्तों पर कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी हमारे पौधे की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती है। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने पौधों को डेली पानी दें। अगर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो दिन में 2 बार भी दें। पौधों में नमी ज़रूर बरकरार रहनी चाहिए। थोड़ी सी भी हमारी चूक अगर कंसिस्टेंसी में पानी देने की रेगुलरिटी में होती है तो ब्लॉसम एंड रॉट की संभावना होने की बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या हम जो रॉट हो चुका है हमारा टमाटर जो इन्फेक्ट हो चुका है, क्या उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल इस टमाटर को खा सकते हैं। हो सकता है कि इसके टेस्ट में कुछ कमी हो जाए, लेकिन आपको बीमार या करने वाला ये नहीं है। तो इसको काट के हम उस जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव करके बाकी टमाटर को सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि वो बहुत रॉटन पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। तो उम्मीद करता हूँ इन सब जानकारियों की मदद से आप बहुत ही जल्दी बहुत सारे टमाटर अपने पौधों से पा सकेंगे। धन्यवाद।